नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस प्रिपरेशन में, जो कि हिस्सा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, ये बीओ के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो बीओ के लिए यहाँ पर हम डिवाइस सीरीज चला रहे हैं, उसी का ये हिस्सा है। और बीओ के लिए जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो है जियोग्राफी में भारत में वर्षा। ठीक है, तो वर्षा की बातचीत आज यहाँ पर हम लोग करेंगे। चलो ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके, देखिए बरसात जो मापी जाती है हमेशा सेंटीमीटर में मापी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में कितना पानी बरस रहा है ये हम सेंटीमीटर में मापते हैं। अब देखो, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 118 सेंटीमीटर होती है। यानी भारत में एवरेज जो साल भर में पानी गिरता है वो करीब करीब 118 सेंटीमीटर गिरता है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में इसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, कहीं पर ज़्यादा गिरता है, कहीं पर कम गिरता है। तो एवरेज अगर आप करोगे तो 118 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्र कौन से हैं। अधिक वर्षा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ ज़्यादा बरसात होती है। यहाँ पर बरसात 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा, यहाँ पर ये 100 गलत लिखा है, यहाँ पर होगा 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ठीक है, मध्यम वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। आगे है न्यून वर्षा वाले क्षेत्र कौन से, यहाँ पर कम बरसात होती है। तो पश्चिमी यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जैसे यहाँ पे लिखा है ना पश्चिमी यूपी, तो इस फैक्ट को आप लोग याद रखना कि यूपी में जैसे जैसे आप पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ोगे बरसात कम होती जाएगी। पूरब में ज़्यादा बरसात होती है, पश्चिम में कम बरसात होती है। सबसे ज़्यादा गोरखपुर में होती है, सबसे कम मथुरा में होती है। ठीक है चलो, फिर है अपर्याप्त वाले क्षेत्रों की बात करेंगे। यहाँ पर अपर्याप्त वर्षा है, कम वर्षा होती है। प्रायद्वीप के कुछ विशेष भागों में जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। यानी यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है। वर्षा ऋतु देश के अधिकांश भाग में हवाओं के सामान्य प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ होती है। यानी वर्षा ऋतु में जो हवाओं के चलने की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हवाएं इस तरीके से चलती हैं, इस तरीके से। ठीक है, हाँ, ये हो गया क्या? ये हो गया दक्षिण पश्चिम और ये हो गया उत्तर पूर्व। इस तरीके से हवाएं चलती हैं। और अगर मैं इसको अच्छे से समझाऊं तो इस तरीके से हमारा भारत है, तो हवाएं ऐसे चल रही हैं। ठीक है, सॉरी गला थोड़ा खराब है मेरा। ओके, अब देखो, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदानों में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रभावित होती है। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन मतलब होता है वापस लौटना, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसक जाना है। ठीक है, इसको बोलते हैं ITCZ, इंटर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जोन, जिसे हिंदी में कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ITCZ क्या होता है जरा आपको बता देता हूं मैं। देखो, ITCZ का मतलब ये होता है कि किस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही है, और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है ना, वो स्थान गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है तो वहाँ पर क्या होगा?
गर्म होने से वहाँ पर गर्मी होने से वहाँ की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और जहाँ पर भी गर्मी पड़ती है और हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है तो वहाँ पर क्रिएट होता है लो प्रेशर। ठीक है, और मैं आपको ज्योग्राफी में कई बार बता चुका हूँ कि हवाएं जो होती हैं वो हमेशा चलती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब जिस जिस स्थान पर ITCZ होगा यानी वो स्थान गर्म होगा, वो स्थान गर्म होगा तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा, और लो प्रेशर होगा तो हवा लो प्रेशर की तरफ आएगी। इसीलिए जैसे जैसे ITCZ की स्थिति बदलती है वैसे वैसे ITCZ के साथ चलने वाली हवाओं की स्थिति भी बदल जाती है ना। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे ये हमारा प्यारा भारत है, अब जून के महीने में ये कर्क रेखा है, जून के महीने में ITCZ आपको यहाँ मिलेगा, इस स्थान पर मिलेगा, तो हवाएं कैसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ITCZ है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है, और ये क्या है, समुद्र है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर ठंड है, मतलब पानी ठंडा है तो हवा भी ठंडी है तो हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही हैं, यही यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? हाँ चलिए, जिसके कारण अच्छा ये हो गया हमारा। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाला मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करके तमिलनाडु विशेष रूप से चेन्नई में बरसात करवाता है। उत्तर पूर्व मानसून में तमिलनाडु के कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। ध्यान रखना, उत्तर पूर्वी मानसून में तमिलनाडु को कुल वर्षा का 50 to 60% प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और मेघालय है। इन क्षेत्रों में 400 सेंटीमीटर से भी अधिक बरसात होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भारत में मासिक नाम 1148 सेंटीमीटर के साथ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा बरसात होती है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, लद्दाख, जहाँ पर केवल 9.20 बरसात होती है। एक प्रकार का शुष्क मरुस्थल है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मरुस्थल जरूरी नहीं है हमेशा गर्म ही हो, वहाँ पर गर्म गर्म हवाएं चल रही हो, रेत हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मरुस्थल शुष्क भी होते हैं, और लद्दाख हो गया, ठीक है, ये आपका शुष्क मरुस्थल का उदाहरण है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, मंगोलिया में गोबी डेजर्ट, गोबी मरुस्थल, वो भी शुष्क मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब होता है जहाँ पर बरसात बहुत कम होती हो और ज़मीन बिल्कुल उपजाऊ ना हो। तो लद्दाख में आप बरसात देख रहे हो केवल 9.20 सेंटीमीटर हो रही है, तो यहाँ पर कैसे ज़मीन उपजाऊ होगी? सारा कुछ पहाड़ जो है सूखे सूखे हैं। उत्तराखंड की तरह यहाँ पर आपको हरे पहाड़ नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। इसीलिए हम कह रहे हैं ये एक शुष्क मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम्रवर्षा कर्नाटक व केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, यानी मानसून का जो आने की डेट है वो तो जून में है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जून से पहले ही थोड़ा बहुत पानी बरस जाता है। तो ऐसा पानी जो मानसून के आने से पहले ही बरस जाता है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले यूपी में पानी जो है बरसा था, हमारे क्षेत्र में खूब पानी बरसा अच्छा खासा, ठीक है। तो फिर इसको कहा जाएगा कि ये मानसून पूर्व की वर्षा है, क्योंकि मानसून आने की डेट तो जून में है, ये उससे पहले ही बरस रहा है, तो इसे मानसून पूर्व की वर्षा कहते हैं। इसी प्रकार की मानसून पूर्व वर्षा को केरल और कर्नाटक में कहते हैं आम्र वर्षा, ठीक है। आम्र वर्षा इसे क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आम की फसल के लिए बेहद ही लाभकारी है, ठीक है, ध्यान रखना। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। इस वर्षा से आम की बौरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः इससे आम की फसल अच्छी होती है, ठीक है। अगर बौर टूट गए तो फिर आम फसल अच्छी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर व हिमाचल राज्यों में वर्ष 1977-1978 में शुरू किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ष 1995-96 में इसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी सम्मिलित कर लिया गया। याद आपको ये रखना है कि ये कब शुरू हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही बनता है। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम ये आया है 1977-1978 में, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो,
मानसून पूर्व की वर्षा के कुछ स्थानीय नाम भी हैं, उनको जरा देख लेते हैं कि कहाँ पर इसके क्या नाम है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ स्थानीय तूफान, जैसे आम्र वर्षा। तो देखिए क्या लिखा है, ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती हैं, जो केरल व तटीय कर्नाटक में आम बात है। स्थानीय तौर से इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है। अब पेपर में पूछा जाएगा आम्र वर्षा कहाँ होती है, तो फिर आप आंसर करोगे केरल और कर्नाटक। ठीक है, इतना ही पूछेगा। फूलों वाली बौछार कहाँ होती है भैया, फूलों वाली बौछार होती है केरल में व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में। ठीक है, इस बरसात से क्या होता है कि यहाँ पर जो कहवा के फूल होते हैं वो खिलने लगते हैं, यानी फसल के लिए लाभदायक है। फिर है काल वैशाखी। काल वैशाखी की बरसात कहाँ होती है भैया, ये होती है असम और पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये। काल वैशाखी कहाँ आएगा, असम और पश्चिम बंगाल में। असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में, बैसाख का महीना का अर्थ हो गया मई। ठीक है, अभी चल रहा है अप्रैल, तो इसे कहते हैं चैत्र। ठीक है, और मई को कहते हैं बैसाख, उसके बाद जून को कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, ये हिंदी में आपको पता होना चाहिए, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादव कुआर कार्तिक अगहन पूस माह फागुन, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। आरो में एक बार पूछा गया सवाल है यहाँ से कि हिंदी नववर्ष का पहला महीना कौन सा होता है, तो ये भी आपको हमारी संस्कृति का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए हिंदी कैलेंडर। ठीक है, तो बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनें हैं। इनकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इनके नाम काल वैशाखी से लगाया जा सकता है ना, जिसका अर्थ है वैशाख के महीने में आने वाली तबाही। लेकिन ये जो बरसात है ये चाय पटसन व चावल के लिए बढ़िया है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। ठीक है, काल वैशाखी कहाँ से शुरू होती है, छोटा नागपुर के पठार से शुरू होती है। अब ऐसा मत सोचते ना छोटा नागपुर का पठार वो नागपुर महाराष्ट्र में तो वहीं होगा, नहीं, छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड बिहार इन सब क्षेत्रों में पड़ता है, उड़ीसा वगैरह में। ठीक है, ध्यान रखना। और ये लास्ट वाला तो खैर बहुत ही फेमस है, सब लोग इसको जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। देखो जरा, लू। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवनें हैं। दिल्ली व पटना के बीच इनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। लू तो अभी चल ही रही हैं, जैसे है ना, अभी गर्मी का मौसम है तो लू खूब अच्छे से चल रही हैं। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बरसात जो है साथियों वो गर्मियों में ही होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ बरसात सर्दियों में भी होती है, जरा उसकी हम लोग बात करते हैं। शीतकालीन वर्षा, अक्सर करके आपने देखा होगा कि दिसंबर और जनवरी के महीने में पानी बरसता है, बहुत बार ओले भी पड़ जाते हैं। तो पेपर पूछ लेता है कि सर्दियों में होने वाली बरसात का कारण क्या है, तो वो आपको पेपर में मतलब आपको पता होना चाहिए। सीधी सी बात है, आप सिविल की तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपको पता होना चाहिए। देखो, शीत ऋतु की बात करते हैं। शीत ऋतु में तापमान की हम बात करेंगे तो अच्छा, शीत ऋतु उत्तर भारत में कब शुरू होती है, नवंबर के मध्य से आरंभ हो जाती है, मतलब अक्टूबर का इधर ख़त्म होता है और नवंबर से स्टार्ट हो जाती है और फिर आगे तक चलती है दिसंबर जनवरी तक। उत्तरी मैदान में जनवरी व फरवरी सबसे अधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सही बात है। रात्रि का तापमान तो और कम हो जाता है, जो पंजाब व राजस्थान में हिमांक तक चला जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, ध्यान रखना। इस ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने के मुख्य 3 कारण हैं। देखो क्या क्या कारण है भैया, क्यों ठंड पड़ती है, यहाँ पर देखते हैं जरा। पहला, पंजाब हरियाणा राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर है। इसका क्या मतलब है, समुद्र के समकारी प्रभाव का मतलब हो गया कि जो इलाके समुद्र के पास होते हैं वहाँ की जलवायु सम होती है। सम मतलब एक जैसी, वो बदलती नहीं है। ठीक है, अब जैसे आप गोवा चले जाइए, गोवा आप कभी भी चले जाइए, आप दिसंबर में चले जाओ तो भी मौसम वैसा रहेगा। ठीक है, 17-18 या 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। आप जून में चले जाइए तब भी इतना रहेगा। ठीक है, यहाँ के लोग कभी भी, जैसे आप जो है कन्याकुमारी में चले जाइए तो दिसंबर में अगर आप कन्याकुमारी चले जाओ तो वहाँ पर आपको पंखा चलाना पड़ेगा। ठीक है, गर्मी होती है वहाँ पर। स्वेटर के बारे में तो आप भूल ही जाइए। तो ये जो इलाके समुद्र के पास होते हैं तो समुद्र की वजह से इनकी जलवायु एक जैसी होती है, ये बदलती नहीं है। जैसे हमारे यहाँ क्या उत्तर भारत में कि सर्दियों में सर्दी पड़ रही है, गर्मियों में गर्मी पड़ रही है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर मौसम हमेशा एक जैसा रहता है। तो जो इलाके समुद्र के पास होते हैं वहाँ की जलवायु सम होती है, यानी कभी बदलती नहीं है, एक जैसी होती है। और जो इलाके समुद्र से दूर होते हैं वहाँ पर मौसम परिवर्तन बहुत तेज़ी से होता है। जैसे हमारे इलाकों में आप जाएंगे तो यहाँ पर सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। हमारे इलाके में तो खूब सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ती है कि नल भी फट जाते हैं। ठीक है,
नल फटने का अर्थ है कि पानी उनमें जम जाता है, तो जब पानी जमता है तो उसका आयतन फैलता है और इस वजह से नल फट जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये है यहाँ पर। ओके ओके, आगे देखते हैं। तो समकालीन प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। सही बात है। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सही बात है। मैदानों में जैसे क्या होता है, जब पहाड़ों पर खूब ज़्यादा जो है पानी, मतलब खूब ज़्यादा ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो उसकी हवा ठंडी हमारे इलाकों में भी आती है, तो यहाँ पर भी शीतलहर आ जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें, उत्तरी सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती है। मतलब कहने का अर्थ यह है, फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तर भारत में शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसर पर देश में उत्तर पश्चिम भागों में पाला व कोहरा भी पड़ता है। सही बात है। चलो आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। तटीय भागों में समुद्र के समकारी प्रभाव तथा भूमध्य रेखा की निकटता के कारण ऋतु के अनुसार तापमान के विवरण में शायद ही कोई बदलाव आता हो, यानी नॉर्मल हमेशा गर्म ही रहता है, यहाँ पे तापमान ठंड नहीं पड़ती है। उदाहरण के लिए तिरुवनंतपुरम में जनवरी का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस है, जनवरी में, जबकि जून में 29 है। तो बताओ, जबकि हमारे यहाँ जनवरी में जो है 4 या 5 डिग्री होता है और जून में जो है 45 तक पहुँच जाता है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर भी तापमान अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। ठीक है। अब देखो, दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस मौसम में उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकास होता है। दक्षिण भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता है। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः बरसात नहीं करवाती हैं। जैसे गर्मियों में मानसूनी हवाएं कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अरब सागर है कि नहीं भारत में। इस तरीके से आप अगर बनाओगे तो यहाँ पर क्या है, ये अरब सागर है। अब हवाएं ऐसे चल रही हैं तो समुद्र से ज़मीन की ओर जा रही हैं, तो खूब सारा पानी बरसाती हैं। बट सर्दियों में स्थिति क्या हो जाती है, सर्दियों में स्थिति जस्ट बदल जाती है। ये हमारा प्यारा भारत है, सर्दियों में हवाएं ऐसे चल रही हैं। जब ऐसे चलेंगी तो यहाँ तो वैसे भी, ये तो ज़मीन है, अब ज़मीन से समुद्र की ओर जा रही हैं तो फिर तो वैसे भी पानी बरसने का कोई चांस नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है। अब देखो भारत में, अच्छा ठीक है, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में बरसात नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में अपवाद स्वरूप पानी बरस जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि दिसंबर में पानी बरसता है, ओले वगैरह गिर जाते हैं। उसका रीज़न साथियों क्या है, उसका रीज़न देखो मानसून नहीं है, ध्यान रखना। उसका रीज़न है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में बरसात होती है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब पर क्षेत्र बन जाता है। ठीक है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से पूर्व की ओर होता है तथा भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से बरसात होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से बरसात प्राप्त होती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि सर्दियों में पानी क्यों बरस रहा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, बात खत्म। ठीक है। अब देखो, भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि की फसल में सहायक होती है। सर्दी में होने वाली बरसात को राजस्थान में कहते हैं मावठ, ध्यान रखना। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है। अब जैसे हमारे क्षेत्रों में तो पानी बरसता है, लेकिन पहाड़ों पर पानी नहीं बरसता, वहाँ पर पानी जो है जम जाता है, तो वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जिससे नदियाँ वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। यानी अब जो कि वहाँ पर बर्फ़ पड़ेगी और गर्मियों में जब पिघलेगी तो पानी उनसे मिलेगा। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव किया जाता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% होता है। ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा होती है।
उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है। ठीक है, आगे देख लो। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। यह अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय गर्त होते हैं। इनकी उत्पत्ति मुख्यतः भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर में होती है, जहां से ये आर्द्रता ग्रहण करते हैं। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा गेहूं के लिए लाभदायक है। यानी जो सर्दियों में पानी बरसता है वो गेहूं के लिए बढ़िया है, क्योंकि उस समय गेहूं को बोया जा रहा होता है तो सिंचाई की आवश्यकता होती है और पानी बरस जाता है तो जमीन में नमी बनी रहती है। भारत में शीत ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में लौटते मानसून से तमिलनाडु तट पर 65 से 75 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, जो आंतरिक भागों की तरफ घटती चली जाती है। इसके अतिरिक्त उत्तर पश्चिम भारत में भी पश्चिमी विक्षोभ से बरसात प्राप्त होती है, जिनमें पंजाब शामिल है। तो ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक था भारत में वर्षा, ये हुआ समाप्त। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिले होंगे एग्जाम ओरिएंटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर आप बीओ की तैयारी के लिए हमारा पेड ग्रुप अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, बीओ के लिए हमारा पेड ग्रुप चालू है, आरओ के लिए हमारा पेड ग्रुप चालू है। इसके अलावा पीसीएस 2024 और 2025 के लिए भी फाउंडेशन बैच हमारा चालू हो चुका है। इन बैच को लेने के लिए जो नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और प्रॉपर अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।